हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं राम सिद्ध। देखिए, हम पढ़ रहे थे सामाजिक विज्ञान कक्षा 10। उसका दूसरा चैप्टर चला था हमारा संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक। और उसमें हमने सर्वप्रथम पढ़ा दिल्ली सल्तनत। वो पढ़ा था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक। उसमें हमने पढ़ लिया है। उसका वीडियो इससे पहले वाला वीडियो था। आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन भारत 1526 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक। इसके बारे में चर्चा करेंगे। मुगल कालीन, बाबर, हुमायूं और इनके साथ में अन्य नाम भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए, मैं ये बात बताता हूँ कि अगर आपको पसंद आए या बहुत अच्छा लगे या आपके काम की चीज़ है तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं। अगर आपको लगे कि हाँ, मैं ये मेरे लाइक चीज़ काम की है। देखिए, हम आज के उसमें युग में जिस चीज़ को पसंद करते हैं या हमारे काम की चीज़ होती है, उसी चीज़ को हम पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। बाकी अन्यथा चीज़ को नहीं करते। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, बाकी जो कुछ भी करना आप पर है। तो चलिए, आपका टाइम खराब नहीं करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। देखिए, आज हम पढ़ेंगे मुगल कालीन भारत। तो सबसे पहले मुगल कालीन बात आती है, सबसे पहले बात आती है बाबर की। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया। यानी बाबर ने युद्ध किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध। वो युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में युद्ध हुआ था। और यह युद्ध किस किस के बीच में हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया और मुगल साम्राज्य का संस्थापक बना। पहला संस्थापक कौन था? बाबर। यह तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। यह कौन सा मुसलमान था? तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। किसका वंशज था? तैमूर का वंशज। आगे बात करते हैं। जुगताई तुर्क वंश से सम्मिलित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। और इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जो बाबर की मां थी वो चंगेज खां की वंशज थी। आगे बात करते हैं। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरंगना की गद्दी पर बादशाही की उपाधि के साथ बैठा। देखिए, बाबर के पिता का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। बाबर के पिता का नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। इनकी मृत्यु होने के बाद में गद्दी पर कौन बैठा? बाबर बैठा। और बाबर ने बादशाही की उपाधि धारण की थी। आगे बात आती है, बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। यानी तैमूर वंश का पहला शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की। कौन था? बाबर। आगे बात करते हैं। आगरा से 40 किम दूर, यानी 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध मार्च 1527 में हुआ। प्रश्न आता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ? तो खानवा का युद्ध हुआ मार्च 1527 में। किस किस के बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ था। और ये खानवा स्थान कहाँ है? खानवा है आगरा से 40 किलोमीटर दूर। आगे बात आती है, बाबर ने यह युद्ध तुलकोमा पद्धति से लड़ा और जिहाद का नारा दिया। कौन सा नारा दिया? जिहाद का नारा दिया। विजयी होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। प्रश्न आता है कि खानवा युद्ध के जीतने के बाद में बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो कौन सी उपाधि थी? गाजी। यहां ऐसा प्रश्न घुमा के आ सकता है कि गाजी की उपाधि बाबर ने कौन से युद्ध जीतने के बाद में की? तो ये था खानवा का युद्ध। कब हुआ? मार्च 1527 में युद्ध हुआ। राणा सांगा को इसने हराया था। आगे बात आती है, 1528 में बाबर ने चंदेरी के मेदिनी राय को परास्त किया। किसके? चंदेरी को, मेदिनी राय को परास्त किया। 1529 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। अब प्रश्न आता है कि घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो ध्यान देना, 1529 में, 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों के बीच। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हो गई थी और इसे यमुना के किनारे
किसके, यमुना के किनारे आगरा में आराम बाग में दफनाया गया। देखिए पहले तो इसको यमुना के किनारे आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाबर की इच्छा थी कि मेरे को काबुल में दफनाया जाए, यानी मेरे को यहां पर दफना ना जाए। उसकी अंतिम इच्छा थी मेरे को काबुल में दफनाया जाए। तो वो अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए वापस कब्र को खोद कर काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की भाषा में लिखी थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में, जिसका नाम बाबरनामा या तुजुके बाबरी है। प्रश्न आता है कि बाबरनामा किसकी पुस्तक है? बाबर की। या तुजुके बाबरी पुस्तक किसकी है? बाबर की। तो यह किस भाषा से है? तुर्की भाषा संबंध है। अब्दुल रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुवाद किया। प्रश्न आ जाएगी बाबरनामा को फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खान ने फारसी में अनुवाद किया। भाषा, मुख्य भाषा कौन सी थी? तुर्की भाषा थी। और फारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खानानी ने अनुवाद किया फारसी भाषा में। पुस्तक का नाम है बाबरनामा या तुजुके बाबरी। ये था बाबर के नाम, थोड़ा सा परिचय। अब हम बढ़ते हैं हुमायूं। बाबर के बाद में इनका पुत्र आता है हुमायूं। अब देखिए हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं, बाबर के बाद उसका पुत्र नासिरुद्दीन हुमायूं, पूरा नाम यह है नासिरुद्दीन हुमायूं, शासक बना। हुमायूं ने अपने भाई कामरान को काबुल, यानी अलग अलग भाई थे, अलग अलग भाइयों को अलग अलग साम्राज्य दे दिया गया। कामरान को काबुल और गंधार, अस्करी को संभल, हिंदाल को अलवर में मेवात एवं अन्य चचेरे भाई सुलेमान को बदखुआ प्रदेश दिया। हुमायूं ने दीन पनाह नामक शहर की स्थापना की। अब देखिए बहुत शानदार लाइन है ये। प्रश्न आता है कि दीन पनाह नामक शहर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी हुमायूं ने। किसने की थी? हुमायूं ने। अब देखिए याद करने की ट्रिक देखिए, हुमायूं ने दीन पनाह। अब देखिए प्रश्न आता है यूं, हुमायूं के पीछे आता है यू, तो यूं ही दिन कट जाएंगे, यूं ही रातें कट जाएगी, लेकिन हमें हर दिन नए कपड़े पहनेंगे, नई तरह के कपड़े पहनेंगे। ये लाइन थी हुमायूं की। देखिए लाइन तो ऐसे नहीं थी, मैंने जोड़ी है, लाइन तो कुछ नहीं थी। इतना ही देर का दीन पनाह नामक पुस्तक लिखी। मैंने याद करने की ट्रिक के हिसाब से मैंने बताया आपको कि हुमायूं, दीन पनाह शब्द आए कि दीन पनाह शहर की स्थापना की थी, तो हुमायूं ने। आप कैसे याद रखोगे? हुमायूं, हुमायूं के अंत में आता है यू, तो हम दिन से याद रखना, दिन आपको। तो यूं ही दिन कट जाएंगे, यूं ही रातें कट जाएगी, हम रोज नए वस्त्र पहनेंगे और नए नए रंग के पहनेंगे। ये लाइन याद रखना है हुमायूं के बारे में। अब देखिए नए वस्त्र के बारे में कैसे बता दूं आपको कि ये हुमायूं था। ये सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों में अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के ये वस्त्र पहनता था। तो ऐसे आगे भी आएगा, बात करेंगे आगे। और उसने मालवा व गुजरात पर आक्रमण किया। हुमायूं एवं अफगान शासक शेर खां के मध्य बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान का पर युद्ध हुआ। अब देखिए चौसा नामक स्थान पर युद्ध कब हुआ, या चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में। 1539 में किस किस के बीच में? हुमायूं और शेर खां के बीच में, जिसमें मुगलों की पराजय हुई, यानी इसमें हुमायूं हार गया था। चौसा के जीत के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। यानी प्रश्न आता है कि शेर खान ने कौन से युद्ध जीतने के बाद में शेरशाह की उपाधि धारण की थी? तो यह था चौसा का युद्ध, यानी चौसा का युद्ध हुआ था कब? 1539 में, याद रखना। और अपने नाम के सिक्के चलाए। आगे बात करते हैं शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था। तो ध्यान रखना शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। यह भी प्रश्न आया हुआ है कि शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था। तो शेरशाह का वास्तविक नाम था फरीद खां। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध शेरशाह हुमायूं के बीच हुआ। अब प्रश्न आया कि बिलग्राम का युद्ध कब हुआ? तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ। हुमायूं हार कर भाग गया। हुमायूं हार कर भाग गया। दिल्ली का सल्तनत शेरशाह के अधिकार में चली गई और निर्वासित जीवन में ही उसने भटकल के पास शेख अली बख्तर की लड़की हमीदा से शादी की, जो आगे चलकर अकबर की मां बनी।
अब देखिए, किससे शादी की? हमीदा से। और जो आगे जाकर अकबर की माँ बनी, यानी प्रश्न बन गया अकबर की माँ का नाम क्या था? तो अकबर की माँ का नाम था हमीदा। धीरे धीरे हुमायूं ने कंधार व काबुल को जीता, हिंदुस्तान को पुनः जीतने का प्रयास में 1555 ईस्वी में उसने लाहौर पर कब्जा कर लिया और उसने नसीब खां एवं तातार खां के नेतृत्व में वाली अफगान सेना को मछुआरा के युद्ध में हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। आगे बात आती है, जून 1555 में सरहिंद के निकट उसने अफगानों को फिर परास्त किया। अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर और मुगलों का नेतृत्व बैरम खान ने किया। अब देखिए, प्रश्न बनता है, अफगानों का नेतृत्व सिकंदर सूर, यानी अफगानों का नेतृत्व किसने किया? सिकंदर सूर ने। और मुगलों का नेतृत्व किसने किया? बैरम खान ने किया। आगे चलिए, इसके बाद 23 जुलाई 1555 का हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दूसरी बार कब बैठा? 23 जुलाई 1555 को। लेकिन कुछ समय बाद 24 जनवरी 1556 को दीन पन्हाए में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों, ये बात आई दीन पन्हाए पहले की बात आई, जो पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो आपको लेकर चलते हैं दीन पन्हाए के पास। कहाँ है दीन पन्हाए? ये रहा, ये जो इन्होंने शहर बसाया, उसी शहर के पास ये रहा। हमें पता ना, हुमायूं ने दीन पन्हाए नामक नहर किसी और ट्रिक से भी अभी याद किया हमने। तो जो नया शहर बसाया, तो 24 जनवरी 1556 को दीन पनाह में स्थित, यानी उस जो शहर बसाया, उस शहर में एक पुस्तकालय था, लाइब्रेरी थी। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसल गया और गहरी चोट के कारण मर गया। गहरी चोट के कारण मर गया। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था, यानी हुमायूं थोड़ा सा अफीम का सेवन ज्यादा करता था। वह ज्योतिष में आशा रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम था। प्रश्न आता है कि ऐसा कौन था जिसने 7 दिनों में 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया था, यानी खुद पर? तो ये कौन था? ये था हुमायूं। ध्यान रखना, हुमायूं दीन पनाहे शहर की स्थापना की। तो यूं ही दिन कट जाएंगे, यूं ही रातें कट जाएगी, यूं ही हम 7 दिनों में नए नए 7 रंग के वस्त्र पहनेंगे। तो ये लेन आप हुमायूं को याद रखना। आगे बात करते हैं, आगे आ जाता है सूर साम्राज्य। सूर साम्राज्य का संस्थापक फरीद, यानी इसकी एक उपाधि थी शेरा खां। देखिए, फरीद इसकी उपाधि थी शेरा खां। अब शेरा खां की उपाधि किसने कैसे ली इन्होंने? इसने, यानी फरीद ने एक बार शेर को, यानी जिंदे शेर को मार दिया गया था, मारकर, यानी शेर को मारने के बाद में इन्होंने प्राप्त कर ली थी शेरा खां की उपाधि। हसन खां का पुत्र था। किसका? हसन खां का, जो जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम, सासाराम कहां पड़ता है? बिहार में पड़ता है, का जमींदार था। दक्षिणी बिहार तत्कालीन शासक बहार खान ने निहत्थ फराद द्वारा शेर मार दिए जाने पर उसे शेर खां की उपाधि प्रदान की। ये मैंने पहले बता दिया आपको। उसका साम्राज्य पश्चिम कन्नौज से लेकर पूर्व में असम की पहाड़ियों तक तथा उत्तर में हिमालयों से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ियों तक फैला हुआ था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। मालवा भी शेरशाह ने जीत लिया था। 1544 में मालदेव को हराकर शेरशाह ने अजमेर, जोधपुर, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। किसको हराकर? मालदेव को हराकर। आगे बात आती है, शेरशाह ने मालदेव से युद्ध बड़ी मुश्किल से जीता था, यानी शेरशाह, ये शेरशाह कौन था? देखिए, ये था शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी था, तो इसने मालदेव को हरा दिया। लेकिन हराया तो था, लेकिन मालदेव बहुत कठिनाइयों से गुजरकर इस युद्ध से हारा था। यानी शेरशाह की पूरा पसीना निकाल दिया था, यानी बहुत कठिन से युद्ध किया और शेरशाह ने बहुत ही मेहनत करके यह युद्ध जीता था। और शेरशाह ने, देखिए, मालदेव के एक सेनानायक आते हैं दो, जेता और कुंपा। क्या नाम है? जेता और कुंपा। प्रश्न आता है कि जेता और कुंपा संबंधित है, तो मालदेव करना आपको।
और इसने शेरशाह ने एक बात की थी कि मैं मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यानी मैं मुट्ठी भर बाजे के लिए हिंदुस्तान की बादशाही खो देता था। ये लाइन किसने की थी? ये लाइन मालदेव को हराकर शेरशाह सूरी ने की थी। मेवाड़ पर उसका सांकेतिक अधिकार हो गया था और 1545 में कालिंजर के युद्ध के दौरान बारूद में विस्फोट होने से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। शेरशाह के बाद इस्लाम शाही ने 1553 ईस्वी में शासन किया, लेकिन ये थोड़े से धीरे धीरे उत्तराधिकारी सही नहीं थे और ये अपने आप में ही फूट निकाल कर इनकी मृत्यु हो गई, तो शासन नहीं चला सके अच्छी तरह से। आगे बात आती है, महत्वपूर्ण बात करते हैं। 4 बड़ी सड़कों यानी सुरंगों का निर्माण किया। उसकी सबसे लंबी सड़क, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान रखना, उसकी सबसे लंबी सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी। अब देखिए, सड़कों का नाम आए तो शेरशाह सूरी का नाम आता है, जिसने ग्रांड ट्रक रोड की स्थापना की थी। और इनमें सबसे लंबी सड़क की बात करें तो ये सड़क थी बंगाल के सोनार गांव से, यानी सोना महंगा होता है तो वहां से ले लो आप, तो सोनार गांव से लेकर पेशा, सोना कहाँ से आएगा? पैसा होगा तभी आएगा। तो बंगाल के सोनार गांव से लेकर पेशावर तक थी, जिसका अस्तित्व आज भी है। यह सड़क ग्रांड ट्रक रोड नाम से विख्यात है, यानी यह वही सड़क है जिसका नाम ग्रांड ट्रक रोड पड़ा था। मुद्रा ढलाई देखिए, अगर सड़क की बात करें तो सड़क चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी थी, लेकिन जो अच्छी सड़क बनाई और लंबी सड़क बनाई वो ग्रांड ट्रक रोड नाम से थी। तो वो किसने बनाई? वो शेरशाह सूरी ने बनाई। मुद्रा ढलाई में सुधार करने हेतु उसने तांबे का 380 ग्रेन का दाम, याद रखना, तांबा 380, तय 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 से तांबा तय सौ 380, तथा चांदी का 178, एक को सातों आठों, चांदी का 178 ग्राम दा का रुपया जारी किया था। सासाराम में एक झील के मध्य मकबरे का निर्माण कराया था। यह मकबरा डमरू की आकृति वाला दिखाई पड़ता है। कहां पर? बिहार में, जिस पर हिंदू मंदिरों का प्रभाव है। देखिए, ये पिछले वीडियो में हमने कुछ पॉइंट छूट किए थे, उसकी हम चर्चा करते हैं। प्रश्न था हमारा वन लाइनर, सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की थी, यानी सुल्तान की उपाधि किसके शासकों द्वारा प्रारंभ की थी? तो तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। आगे बात आती है, वजीर के कार्यकाल का नाम था, वजीर का जो कार्यकाल होता था उसका नाम क्या था? दीवाने ए विजरत, उसका नाम था दीवाने ए विजरत, यानी वित्त विभाग कहा जाता था। विजरत याद रखना, वित्त विभाग। आगे भी अन्य नाम है, मुस्तोपी, ये था महालेखा परीक्षक, मुस्तोपी महालेखा परीक्षक। और मजम आदार, ये था हिसाब संग्रह करता। और खजीन था खंसाजी, तो खजीन से खंसाजी याद रखना। और मुस्तोपी से याद रखना महालेखा, और अजम आदर से याद रखना हिसाब, यानी मजम आदर, आदर से याद है आदान प्रदान, जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उनका हिसाब रखना जरूरी है, तो हिसाब संग्रह करता हो जाएगा। आगे बात आती है दीवाने वकूफ। दीवाने वकूफ ये जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। और आगे बात आती है दीवाने ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसने की? ये की थी अलाउद्दीन ने। और दीवाने वक्त की बात करें तो ये थी जलालुद्दीन ने। आगे बात आते हैं दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की? ये 2-3 स्थापना याद रखना आपने। तो दीवाने अमीर कोही की स्थापना मोहम्मद तुगलक ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद तुगलक ने। आगे बात करते हैं काजी उल कुजात, ये किसे संबंधित था? ये था एक न्याय विभाग था जिसमें न्याय होता था। और बरीद ए मुमालिक, ये था सूचना विभाग। ये देखिए अजीब से नाम है, लेकिन क्या करें, ऐसे हैं, हम इसको परिवर्तन तो कर नहीं सकते, लेकिन कुछ अजीब सी ट्रिकें बना के आपको याद करने हैं। जैसे मेरी ट्रिकों का अनुकरण करो, ये कोई ज़रूरी नहीं, आप अपने हिसाब से भी देख सकते हो। जैसे मैंने पढ़ा, मैंने तैयार किया, वो मैं आपको बता रहा हूँ भाग।
बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आगे बात करते हैं, दरबार एवं राजमहल के लिए कितने कर्मचारी होते थे? यानी दरबार एवं राजमहल के लिए कितने कर्मचारी होते थे? ये कर्मचारी 6 थे। आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से थे। वकीर हैदर बारबक, अमीर हाजिब, अमीर शिकार, अमीर मरजलस, सर ए जहांदार, ये 6 नाम थे। युद्ध के समय लूट के सामान को क्या कहा जाता था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। लेकिन हम आज के समय में प्रचलन भाषा में कहते हैं कि युद्ध के सामान लूट लिया जाता था, लेकिन जो युद्ध के सामान को लूटा जाता था उसे क्या कहा जाता? उसे कहा जाता खम्स। यानी ये तो खम्स से लूट कर लेके आए आप। यानी युद्ध किया, युद्ध के बाद में आप जीत गए, सामने वाला हार गया, तो उसका सामान आप लेके आ गए, तो उसको खम्स कहा जाता था। क्या कहता था? खम्स। प्रांतपतियों को क्या कहा जाता था? प्रांतपतियों को वली या नाजिम कहा जाता था। वली या नाजिम कहा जाता था। आगे बात आती है, सिख जिले का राजस्व अधिकारी होता था। सिख, वो सिख है नहीं, ये सिख है। सिख यानी जिले का राजस्व अधिकारी होता था, ये था सिख। तो ये थे आपके ऑनलाइन क्वेश्चन, और उसमें मैंने बाबर और हुमायूं की बात की। तो देखिए ऑनलाइन क्वेश्चन तो चल ही रहे हैं, लेकिन उसमें साथ साथ में कोई शानदार टॉपिक आ जाए, जैसे मेरे को लगे कि इसमें से हाँ प्रश्न बिल्कुल आ सकते हैं और पीछे एग्जाम में भी प्रश्न आए हुए हैं, तो उनकी हम पूरी विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये क्लास 10 की पुस्तक है। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो इनका विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे। आगे आ जाएंगे हमारे महाराणा प्रताप और मराठा शिवाजी, तो उनका क्या है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि ये सब जगह पर चैप्टर लगता है। तो बाकी मौर्य, गुप्त, कुछ परीक्षाएं हैं उसमें नहीं लगता है, लेकिन ये जो टॉपिक है, जो शाहजहां, शेर खां, अकबर, औरंगजेब, महाराणा प्रताप और मराठा साम्राज्य, तो यहाँ से हमेशा प्रश्न आता है, और हर एग्जाम में आता है प्रश्न। एक भी एग्जाम इनको छोड़ता नहीं है, यहाँ से हमेशा प्रश्न पुटअप होते हैं। तो इनके इसके इसलिए मैंने यहाँ से आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताया है और समझाया है। तो आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और मैं फिर बता दूं आपको, आप एक पुस्तक लेनी ज़रूरी है आपको। अगर आप 10 रीट की तैयारी करें, तो आप अगर सामाजिक से तैयारी करें तो 6 से लेकर 12 तक पुस्तकें आपको पढ़नी है। 11-12 की इतिहास पुस्तक ले लो, और 6 से 10 आप सामाजिक पुस्तकें ले लो, और पहले वो पढ़िए फिर वीडियो देखिए। देखिए वीडियो, मैं ये बता दूं, मैं खुद वीडियो बना रहा हूँ, मेरा कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो देखो चाहे ना देखो, पर आपको पुस्तकें जरूर पढ़नी, क्योंकि हमेशा यहाँ से प्रश्न आता है। मैंने तो वहाँ से जो प्रश्न आने लायक है वहाँ से मैंने खोजा है, और मैंने नोट्स के माध्यम, मेरे खुद के हाथ के नोट्स हैं ये, तो साथ साथ में मेरे नोट्स बन जाते हैं। और किसी भाई को नोट्स की ज़रूरत हो तो वो भी कमेंट कर देना, आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।